अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 के फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आज पार्ट 2 में हम इंशाल्लाह उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि पीपीआरए की अथॉरिटी को बार बार भेजे जाते हैं और उन्होंने उसे एफएक्यूज अपनी वेबसाइट पे रखे हुए हैं। इंशाल्लाह इसे डिस्कस करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल पिफा ऑनलाइन। यहाँ पे आप पब्लिक सेक्टर पिफा के और दूसरे मज़ामीन, फाइनेंशियल ऑडिट मैनुअल, पब्लिक वर्क्स और ऑडिट एंड अकाउंट से मुतल्लिक टॉपिक्स पे वीडियोस देख सकते हैं। The first question is, it is not clear whether all annual requirements, if known, would have to be advertised in advance on PPRA's website or just main items. ये PPRA के एक रूल में दिया हुआ है कि जो भी प्रक्योरिंग एजेंसीज हैं वो अपना एनुअल रिक्वायरमेंट्स जो है वो शेयर करें पीपीआरए के साथ। तो उसका आंसर उन्होंने दिया है कि इंडिकेटिव रिक्वायरमेंट्स ऑफ एनुअल प्रोक्योरमेंट शुड बी एडवर्टाइज अंडर रूल 9 at macro level on PPRA's website as well as on the website of the organization. For advance information of the prospective bidders, detailed advertisement for processing the procurement should subsequently be made as required from time to time in accordance with the Rule 12. तो जो एनुअल रिक्वायरमेंट्स हमने पीपीआरएस की वेबसाइट पे देनी है वो एक टेंटेटिव होगी, वो एक्चुअल नहीं होगी, वो मैक्रो लेवल पे होगी। वो जस्ट इंडिकेट करेगी कि जो भी प्रॉस्पेक्टिव बिडर्स हैं वो अपनी उस हवाले से प्रिपरेशन कर लें। जो एक्चुअल एडवर्टाइजमेंट होगी, जो प्रोक्योरमेंट की एक्चुअल प्रोक्योरमेंट के लिए होगी, वो रूल 12 के तहत पीपीआरए की वेबसाइट पे फ्रॉम टाइम टू टाइम होगी, जबकि रूल 9 के तहत एनुअल रिक्वायरमेंट एक दफ़ा पब्लिश की जाएगी। जी, सेकंड क्वेश्चन है, इफ अ टेंडर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स ओवर 100,000 रुपी and up to the limit of 2 million rupee is launched on authority's website, would there be any compulsion on the procuring agency to advertise it in the print media also? अच्छा, ये क्वेश्चन पुराना दिया हुआ है वेबसाइट पे, लेकिन अभी ये रिक्वायरमेंट जो है ये इसकी फिनेंशियल लिमिट जो है वो बढ़ गई, 2 मिलियन से बढ़ गई है। इंशाल्लाह इस पे नेक्स्ट एक टॉपिक बनाएंगे, जल्दी ही मैं इस पे वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी नई अमेंडमेंट्स पीपीआरए रूल्स 2004 में हुई हैं। वो नेक्स्ट एक वीडियो में तमाम उन चेंजेस को जो है डिस्कस करेंगे हम। अभी ये 100,000 से ये 500,000 की लिमिट हो गई है और 2 मिलियन से ये आई थिंक 5 मिलियन होगी। मैं एग्जैक्टली इस पे फिर नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक में आपको शेयर कर लूँगा। इसका आंसर दिया है उनके, इफ अ टेंडर फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड वर्क्स कॉस्टिंग ओवर रुपीज 100,000 एंड अप टू द लिमिट ऑफ 2 मिलियन rupee have been launched on authority website, it's not mandatory to put the advertisement on print media. अच्छा, ये लिमिट को आप फाइनेंशियल लिमिट बारे में आपको बताऊंगा जैसे मैंने कहा। तो इसमें ये कहा गया कि अगर ये अप टू 2 मिलियन है तो ऐसी सूरत में सिर्फ वेबसाइट पे ही, जो पीपीआरए की वेबसाइट पे देना ही काफ़ी होता है, उसके लिए न्यूज़पेपर में देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैंडेटरी नहीं है, अगर कोई दे देता है तो उसमें मना भी नहीं है, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है। If only one tender bid is received in response to a tender notice advertised in both or one of the media authority's website oblique print media, should the single tender be accepted or re-advertise the tender? ये अक्सर औकात ऑडिट साइड से हम लोग ऑडिट ऑब्जर्वेशन इशू करते हैं कि हेल्दी कंपटीशन नहीं था, सिंगल बिडर को अवार्ड कर दिया गया, एक ही बिड उसमें आई है, एडवर्टाइजमेंट के नतीजे में आई है या वेबसाइट के नतीजे में आई है। तो उस पर पीपीआरए का जो जवाब है वो ये है कि पीपीआरए रूल्स 2004 डोंट पुट एनी लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टेंडर्स bids received in response to the tender notice, provided that the procurement opportunity have been advertised in prescribed manner.
जो स्पिरिट है पीपीआरए के रूल्स की कि वो आप पब्लिकली तमाम लोगों को ओपन ऑप्शन दे दें कि वो उस एडवर्टाइजमेंट के नतीजे में बिडिंग में हिस्सा लें। वो उनके जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक आपने एडवर्टाइज कर दिया है। द सिंगल बिड मे बी कंसीडर्ड इफ इट मीट्स द एवेल्यूएशन क्राइटेरिया। जो आपका एस्टिमेट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो आपकी फाइनेंशियल लिमिट है, बाकी सारी चीज़ों को अगर प्रिस्क्राइब्ड क्राइटेरिया को सिंगल बिडर भी मीट करता है और सिंगल बिड आती है, तो ऐसी सूरत में, और ये एक साथ ये बताया गया है कि एंड इज नॉट इन कन्फ्लिक्ट विद एनी अदर रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसी ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, तो ऐसी सूरत में उन्हें एक्सेप्ट किया जा सकता है। लेकिन साथ ही उस पर एक एक्सप्लेनेशन नोट भी है पीपीआरए का। However, the procuring agency should make a decision with due diligence and in the light of Rule 4 Principle of Procurement. Principle of Procurement क्या कहता है कि आप लोएस्ट बिडर को सिलेक्ट करें, हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। तो मना नहीं है, सिंगल बिड भी एक्सेप्ट की जा सकती है अगर आपके एवेल्यूएशन क्राइटेरिया को मीट विद कर रही है। लेकिन साथ ही एक उन्होंने कहा कि ड्यू डिलिजेंस उस पर होनी चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्योरमेंट जो ओपन एडवर्टाइजमेंट का वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ टू कंपेयर द ओनली वन बिड रिसीव्ड बाय द प्रोक्योरिंग एजेंसी। जब बिड ही एक आएगी तो फिर किससे कंपेयर करेंगे और कैसे एवेल्युएट करेंगे कि ये लोएस्ट बिड है। तो उस पर जवाब ये है कि व्हेन एवर ए प्रोक्योरिंग एजेंसी इज confronted with such a situation whereby the rate quoted by the single bid cannot be compared so as to declare it as the lowest rate of otherwise, it may make a prudent decision. While making a decision, the following factor may be kept in view. तो ये तीन फैक्टर दिए हैं कि इनको भी जो है ना मद्देनजर रखना चाहिए। द फर्स्ट वन इज द कंपैरिजन ऑफ प्राइस ऑफ द गुड्स वर्क्स और सर्विसेज इफ प्रोक्योर्ड ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर। उसी साल के अंदर आपने उसी तरह से मिलती जुलती अगर कोई प्रोक्योरमेंट की है तो उससे कंपैरिजन कर लें। मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स वर्क्स एंड द सर्विसेज टू बी प्रोक्योर्ड, उसको आप मार्केट के रेट से एनालिसिस कर लें। In case of abnormal increase in prices is observed, the procuring agency may like to re-advertise the procuring opportunity if time permits. अगर टाइम की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, कोई इस तरह का लिमिटेशन नहीं है, तो फिर अथॉरिटी के ख्याल में उसे उस प्रोक्योरमेंट को री एडवर्टाइज कर लेना चाहिए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ नो टेंडर बिड इज रिसीव्ड अगेंस्ट अ रिक्वायरमेंट, what method of procurement is recommended to be adopted? Re-advertisement or direct contracting? अगर अथॉरिटी इश्तिहार देती है, अखबार में इश्तिहार देती है और कोई बिड आती नहीं है, ऐसी सूरत में क्या होगा? तो उसका आंसर है कि द री एडवर्टाइजमेंट वुड बी अ प्रेफर्ड मेथड। प्रेफर्ड ऑप्शन ये है कि री एडवर्टाइजमेंट कर लिया जाए। Direct contracting could also be used provided it meets the prescribed condition of direct contracting. रूल 42 के तहत डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग होती है, तो अगर उनकी कंडीशंस को मीट विद किया जा सकता है तो ऐसी सूरत में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग भी हो सकती है, लेकिन प्रेफरेंस जो है वो री एडवर्टाइजमेंट को दी गई है। जी एक बड़ा सा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन अंडर द रूल इफ प्रेफरेंस वाज अलाउड टू अ डोमेस्टिक और नेशनल सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर, magnitude of price preference to be accorded should be mentioned. However, a clarification whether the magnitude of price preference should be in a figure or the percentage needs to be obtained. तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी एक नोटिफिकेशन किया था कि आप लोकल मैन्युफैक्चरर को, डोमेस्टिक और नेशनल सप्लायर्स को प्रेफरेंस देनी चाहिए ओवर द जो है ना फॉरेन सप्लायर या फॉरेन मैन्युफैक्चरर के ऊपर। तो ये एक सवाल बार बार कि उसकी क्या मैग्नीट्यूड होगा, उसके प्राइस का या परसेंटेज का किस तरह से ऑब्टेन करनी चाहिए। तो उसका आंसर है preference to domestic or national supplier or contractor should be in accordance with the policies of the federal government. जैसे मैंने बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का एक नोटिफिकेशन है। The magnitude of preference presently in vogue but for goods and domestic value addition has been notified by the Ministry of Commerce through SRO
27, 2001, dated 3rd December 2001, as amended on 28th September 2002. The SRO can be downloaded from the PPRA's website. तो इस नोटिफिकेशन के सेंस में आप चेक कर सकते हैं, या सब्सिक्वेंट अगर कोई ये नोटिफिकेशन कॉमर्स की वेबसाइट पे आपको मिलता है तो आप उसमें से लिमिट देख सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए। जी एक और क्वेश्चन है जी, इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट फाइनेंशियल लिमिट्स for procurement under sub-rule A and B are not sufficient. These limits need to be reviewed. ये डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग के हवाले से हैं जी। The sub-rule A and 42 includes provision which reads provided further that procuring agency convinced of the inadequacy of the financial limit prescribed for the petty purchase is undertaking their respective operation may approach to the federal government for enhancement of the same with full proper justification। तो पैटी परचेजेस की पैटी लिमिट्स की जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच कर लिया जाए ताकि उसकी वो लिमिट को इन्हेंस कर दे। Likewise, sub rule B of the rule 42 includes provision which reads as provided that procuring agencies, convinced of the inadequacy of the financial limit prescribed for requests for the quotations, is undertaking their respective operation, may approach to the federal government for enhancement of the same with full and proper justification। वैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि मई 2020 के अंदर ये लिमिट्स रिवाइज कर दी हैं पीपीआरए में, तो उनके मुताबिक फिर देखा जाए उससे लिमिट बढ़ गई है। फिर भी अगर कोई प्रोक्योरिंग एजेंसी ये समझती है कि उसकी लिमिट कम है तो वो फेडरल गवर्नमेंट को अप्रोच करके इस लिमिट को बढ़ा सकते हैं। अकॉर्डिंगली द प्रोक्योरिंग एजेंसी में सेंड अ प्रपोजल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द पीपीआरए बोर्ड। ठीक है जी ये। अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, मोर एवर under sub-rule C4, a procuring agency may engage in direct contracting for the repeat order not exceeding 15% of the original procurement. It's not clear how this rule could be applied in case of procurement of spare parts equipment. हाँ जी, रिपीट ऑर्डर का इस पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के एक आईडीसी कमेटी बनी थी, उन्होंने भी इस पे अपने डायरेक्शन दी हुई है कि 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भी इसकी लिमिटेशन 15% वाली है। तो इस पे आंसर है प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स हैज़ बीन डेल्ट विद सेपरेटली अंडर रूल 42C1 which reads as a procuring agency shall only engage in direct contracting if the following condition exists. The first one, the procurement concern the acquisition of spare parts of supplementary services from the original manufacturer or supplier। एक बात होगी जैसे टोयोटा की गाड़ी है तो टोयोटा की ही ऑथराइज जो यहाँ पे कंट्री डीलर होगा तो उससे आपने स्पेयर पार्ट्स उस मैन्युफैक्चरर या सप्लायर से ले रहे हैं, प्रोवाइडेड दैट द सेम आर नॉट अवेलेबल फ्रॉम अल्टरनेटिव सोर्स। दूसरी बात है अगर कोई ऐसा पार्ट बनाया गया है कि वो दूसरी कोई कंपनी बना ही नहीं सकती तो ऐसी सूरत में फिर डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की जाती है। इन केस ऑफ द प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पेयर पार्ट्स इक्विपमेंट थ्रू ओपन कॉम्पिटिटिव बिडिंग when spare parts of required specification are available from multiple sources, repeat order not exceeding 15% of the original procurement of the spare parts equipment may be placed under rule 42(4)। जैसा कि टायर्स हैं, टायर्स बनाने वाली अब पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनीज है तो अल्टरनेटिव सोर्स मौजूद है। आप किसी भी की गाड़ी का टायर जो है ना वो किसी मैन्युफैक्चरर से ले सकते हैं। तो डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टिंग की सूरत में यहाँ पे रिपीट ऑर्डर को मना किया है कि वो 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे अल्टरनेट सोर्स मौजूद है। थैंक यू वेरी मच जी। इसका पार्ट 3 इंशाल्लाह हम जल्द ही डिस्कस करेंगे आपके साथ। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।